रामनगर के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था। वह बहुत ही ईमानदार और अच्छे दिल का आदमी था। वह एक 8 साल के बेटे और अपनी पत्नी कामिनी के साथ रहता था। वो दोनों बाप बेटे एक जमींदार के यहाँ काम करते थे। सुरेश की पत्नी कामिनी घर की देखभाल करती थी। एक दिन उनके घर में अनाज खत्म हो गया था। सुनिए जी, घर में एक अनाज का टुकड़ा तक नहीं है। अगर जमींदार कुछ पैसे दे देता तो घर का राशन आ जाता। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं अभी काम पर जाता हूँ और रघु को भी अपने साथ लेकर जाता हूँ। जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर रघु से भिजवा दूंगा। फिर तुम खाना बनाकर रघु के साथ भेज देना, क्योंकि आज बहुत काम है मुझे। घर आते आते रात हो जाएगी। आप रघु को इसके मामा के यहाँ क्यों नहीं भेज देते? अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है। कुछ पढ़ लिख लेता तो कम से कम अपने पैरों पर खड़ा तो हो जाता। आप क्या चाहते हैं कि यह भी आपकी तरह किसी की गुलामी करे? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कामिनी, लेकिन मैं क्या करूं? जब हमारे भाग्य में ही यह सब लिखा है, दूसरे की गुलामी करना, तो हम कर ही क्या सकते हैं? ये सब इस पापी पेट का सवाल है। पिताजी जल्दी चलो, नहीं तो वो जमींदार गुस्सा हो जाएगा। हाँ बेटा, चलो चलते हैं। एक गरीब की किस्मत ऐसी ही होती है, वे चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। सुरेश अपना फावड़ा लेकर रघु को अपने साथ ले जमींदार के खेतों में काम करने के लिए घर से निकल जाता है। वह चलते चलते थोड़ी ही देर में जमींदार के खेतों में पहुंच जाते हैं। चिलचिलाती धूप में दोनों बाप बेटे जमींदार के खेतों में काम करने लग जाते हैं। तभी कुछ देर बाद जिमीदार आता है। अरे ओह सुरेश, 8:30 हो गए, यानी कि आधा घंटा लेट आए हो। माफ करना जमींदार साहब, हमें आज थोड़ा लेट हो गया आने में। सिर्फ आज लेट हो गया? अरे लेट तो तू हर दिन करता है, तेरे लिए कौन सा नया है। लेकिन एक बात कान खोल करके सुन ले सुरेश, अगर ऐसे ही करता रहा तो एक दिन धक्के मारकर खेत से बाहर फेंक दूंगा। फिर मुखिया से मत कहना, समझा? अब जल्दी जल्दी काम कर। और हाँ, मिट्टी की खुदाई अच्छे से होनी चाहिए। जी जमींदार साहब, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बोल, क्या कहना चाहता है रे? जमींदार साहब, मेरे घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब देखिए ना, हम भूखे पेट आए हैं काम पर। जमींदार साहब, हम धीरे धीरे आपका सारा उद्धार चुका देंगे। आप अभी कुछ रुपए दे देते तो हम रघु से घर पर राशन भिजवा देते। अच्छा ऐसी बात है? बोल, कितने रुपए चाहिए तुझे? मुझे सिर्फ 2000 रुपए दे दीजिए। जमींदार अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर नीचे खेत में गिरा देता है और सुरेश जैसे ही उन पेशों को उठाने के लिए जाता है, तभी जमींदार सुरेश के मुंह पर जोर से लात मार देता है, जिससे वो गिर जाता है। अरे रुक जा, तुझे और पैसे देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? ना काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। भूखे पेट आया है तो मैं क्या करूं इसमें? तुझे खाना बनाकर खिलाऊं क्या? काम चोर कहीं का। पैसे बनाने के चक्कर में तू अपने छोटे बेटे को, जिससे काम तो होता नहीं है, उसे भी साथ लेकर आता है। क्यों रे हरामखोर, तू भी भूखा पेट आया है? रुक, तुझे भी भर पेट खिलता हूं। ये ले ले, ये ले, ये ले, ये ले। आज के बाद अगर फिर कभी पैसे मांगे तो मार मार कर भरता बना दूंगा। इतना बोलकर जमींदार गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सुरेश अपने बेटे को देखता है। रघु, ओ रघु, उठ बेटा, तू ठीक तो है ना? रघु, अपनी आंखें खोल बेटा, अपनी आंखें खोल। हे भगवान, क्या हो गया मेरे रघु को? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कहीं उस दरिंदे ने इसे मार ना डाला हो? रघु जमींदार की चोट से बेहोश हो गया था। सुरेश को ऐसा लग रहा था कि रघु अब इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे तैसे करके सुरेश मटके से पानी लाकर रघु के मुंह पर पानी डालता है।
मुंह पर पानी पड़ते ही रघु होश में आ जाता है। बापू, ओ बापू, बापू, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। जल्दी से खाना खिला दो ना बापू, बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ रघु बेटा, हाँ, चल चल घर चलते हैं, नहीं करना मुझे इस जमींदार का काम। सुरेश अपने बेटे को लेकर घर जाने लगता है। तभी उसे गांव की चौपाल पर मुखिया मिल जाता है। अरे सुरेश, क्या बात है? क्या हुआ तुम दोनों को? तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? और ये क्या हाल बना रखा है? तेरे बेटे की तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, अब फैसला आपको ही करना है। देखो हमारी तरफ कैसे जमींदार ने मेरे बेटे को मारा है। अगर आप फैसला नहीं करेंगे तो हम महाराज के पास जाएंगे। क्या क्या तेरे बेटे को जमींदार ने पीटा है? सच सच मुझे पूरी बात बता, तेरे साथ क्या हुआ था? फिर सुरेश ने मुखिया को सारी बात बताई कि कैसे जमींदार ने उसको और उसके बेटे को पीटा है। यह सब सुनकर मुखिया का खून खोल जाता है। सुरेश, तू चल मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा इस जमींदार को। तू चल मेरे साथ। मुखिया अपने साथ सुरेश और उसके बेटे को लेकर जमींदार के घर चला जाता है और घर के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। जमींदार, अरे ओ जमींदार, बाहर निकल। क्या बात है मुखिया, क्यों इतना गला फाड़ रहे हो? क्या हुआ? इतना भोला मत बन जमींदार, ऐसे बोल रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। सच सच बता, क्यों मारा सुरेश और उसके बेटे को? ये सब क्या बोल रहे हो मुखिया? अभी तक तो मैं घर से बाहर तक नहीं निकला। चाहे तो इस सुरेश से पूछ लो। सुरेश, बता अपने मुखिया को। बोल सुरेश, चुप क्यों है? सुरेश जमींदार से डरा हुआ था। जमींदार की बात सुनकर सुरेश कुछ नहीं बोलता। वह चुपचाप खड़ा होकर जमींदार की बातें सुन रहा था। लेकिन रघु एक बार फिर सारी बातें जमींदार के सामने मुखिया को बता देता है। ये सुनकर जमींदार को बहुत गुस्सा आता है। तभी मुखिया बोला, एक गरीब मजदूर पर अत्याचार करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? इस मासूम से बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे इतना निर्दय से पिता? जमींदार, तू अपने आप को समझता क्या है? इस राज्य का कोई महाराज है तू? अरे तेरे से ज्यादा जमीन तो मेरे पास है, लेकिन मुझे तो किसी बात का घमंड नहीं। मुखिया, ये सुरेश और उसका बेटा दोनों झूठ बोल रहे। मैं तो अभी तक घर बाहर ही नहीं निकला। और मुखिया, अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में कुछ भी मत बोल। झूठ कौन बोल रहा है ये तो तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना जमींदार, अगर आज के बाद किसी मजदूर पर हाथ उठाया तो समझ लेना। मुखिया कुछ रुपए जमींदार के सामने ही सुरेश को दे देता है और सुरेश और रघु को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। मुखिया, मेरे अपमान का बदला तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तू देख अब मैं क्या करता हूँ। सुरेश और उसका बेटा घर पहुंचते हैं तो उनकी ये हालत देखकर सुरेश की पत्नी कामिनी बोली, ये आपको क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? आप ठीक तो है ना? और रघु, इसे कैसे चोट लगी? क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों है? अब ठीक है कामिनी, ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन ये सब। सुरेश वहां पर हुई सारी बात कामिनी को बता देता है। यह सब सुनकर कामिनी हक्का बक्का रह जाती है। मैंने कितनी बार कहा है कि उस जमींदार के पास काम मत करो, लेकिन मेरी बात सुनता ही कौन है? अगर आप महाराज के महल में काम करते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। आपको मेरी कसम है, आज के बाद आप जमींदार के यहाँ काम करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है रघु की माँ, अब जल्दी कुछ बनाकर खिला दो। रघु ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, जिससे ये बेहोश भी हो गया था। मैं कल ही महल जाकर महाराज के पास कोई काम देखता हूँ, जहाँ पर हम और रघु दोनों ही काम करेंगे। अगले दिन सुरेश अपने बेटे को लेकर
महाराज के महल में चले जाते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मदद कीजिए। बोलो, तुम्हारी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? क्या मदद चाहिए तुम्हें? महाराज, मेरे पास मेरा और मेरे परिवार का पेट भरने के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए महाराज मुझे काम की सख्त जरूरत है। अगर आपके महल में कुछ काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ताकि मैं अपने परिवार को भर पेट खिला सकूं। अच्छा, ऐसी बात है? तुम क्या काम करना चाहते हो? तुम्हें कौन सा काम आता है? कुछ भी महाराज, जो भी काम मिल जाए मैं सब कर लूंगा। ठीक है मंत्री जी, महल में कोई भी काम हो तो इस श्रमिक को देखकर लगा दिया जाए। महाराज, एक और विनती है। अब क्या हुआ और क्या चाहिए? महाराज, यह मेरा इकलौता पुत्र है। अगर इसको भी राज दरबार में कोई काम मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होगी। ठीक है मंत्री जी, महल में जो भी काम हो दे दो इन दोनों को। हमारी प्रजा खुश हो, हम भी खुश। मंत्री सुरेश और रघु को अपने साथ ले जाकर महल के अंदर का सारा काम दिखा देता है और अगले दिन से काम पर आने को बोल देता है। सुरेश और रघु दरबार में काम पाकर बहुत खुश थे और फिर अपने घर लौट रहे होते हैं। तभी बीच रास्ते में ही जमींदार मिल जाता है। क्या रे सुरेश, काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? पैसे नहीं चाहिए क्या? हमें तुम्हारे पास काम नहीं करना। हमको महाराज के महल में नया काम मिल गया है। हम कल से वही जाएंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरे खेतों को छोड़कर सीधा महाराज के पास। वाह, तू तो तरक्की कर गया रे। सुरेश और रघु कुछ नहीं बोलते और वहां से जाने लगते हैं। याद रख सुरेश, अपने अपमान का बदला तेरे से लेकर रहूंगा। मैं भी देखता हूँ तेरा मुखिया कब तक तुझे बचाता है। तभी जमींदार की नजर एक बंदर पर पड़ती है जो उसके आगे से गुजर रहा था, जिसके हाथों में चमकता हुआ हीरा था। जमींदार जैसे ही बंदर के हाथ में उस हीरे को देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाप रे, इस बंदर के हाथ में इतना कीमती हीरा कहां से आया? जरूर ही इस बंदर ने कहीं से इस हीरे को चुराया होगा और यह हीरा जरूर महाराज का होगा। अगर यह हीरा मेरे हाथ लग जाए तो मैं इसे बेचकर माला माल हो जाऊंगा। इतना बोलकर जमींदार उस बंदर का पीछा करने लगता है। बंदर चलता चलता मुखिया के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर अरे बाप रे, ये बंदर तो मुखिया के घर आ पहुंचा। कहीं यह बंदर और हीरा उस मुखिया के तो नहीं? नहीं नहीं, उसके पास इतना कीमती हीरा कहां से आ सकता है? फिर जमींदार के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह वहीं से एक केला तोड़ता है कि बंदर से बोलता है, बंदर भैया, अरे ओ बंदर भैया, इस हीरे को मुझे दे दो और तुम ये केला खा लो। तुम्हें भूख लगी होगी ना? जमींदार यही सब बंदर से बोल ही रहा था कि तभी वहां मुखिया भी आ जाता है। जमींदार, मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? निकल जा मेरे घर से। मुखिया की नजर उस बंदर पर जाती है। बंदर के हाथों में कीमती हीरे को देखकर मुखिया भी हैरान जाता है। बाप रे, बंदर के हाथ में इतना कीमती हीरा? मुखिया, ये हीरा मेरा है। जब मैं इसे अपने घर पर व्यापारी को दिखा रहा था, तब ये मेरे हाथ से छीनकर भाग आया। 2 घंटे से इसका पीछा कर रहा हूँ, अब जाके पकड़ में आया है। तू झूठ बोल रहा है जमींदार। तेरे बातों में एक भी सच्चाई नहीं दिख रही है। अब तो बस एक ही काम हो सकता है। अब ये बंदर जिसको हीरा देगा, यह हीरा उसी का होगा, समझा? मुखिया की बात सुनकर जमींदार अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हो जाता है और फिर दोनों उस बंदर को अपने अपने हाथों में केला लेकर दिखाने लगते हैं। बंदर को भूख लगी थी तो वो उस केले के चक्कर में वो हीरा मुखिया की तरफ फेंक देता है और मुखिया के हाथों से केला लेकर वहां से भाग जाता है। मुखिया उस हीरे को पाकर बड़ा ही खुश हो जाता है और जमींदार वहां से खाली हाथ अपने घर चला जाता है। मुखिया, वो हीरा तो मैं लेकर ही रहूंगा। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
तू क्या सोचता है मैं शांत बैठ जाऊंगा? मैं भी एक नंबर का हार्मी इंसान हूँ। जमींदार की आंखों में सिर्फ वो चमकता हुआ हीरा दिखाई दे रहा था जो अब मुखिया के हाथों में चला गया था। जैसे जैसे दिन निकल रहा था, जमींदार की बेचैनी और बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात को जमींदार एक योजना बनाता है। वह रात को करीब 11 बजे मुखिया जब सो रहा था तो मुखिया के घर में घुस जाता है और मुखिया के तकिए के नीचे से वह हीरा चुरा लेता है और वहां से भाग जाता है। और फिर वह अपने घर आकर, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह, क्या इसकी चमक है। मुझे जो चीज पसंद आ जाती है उसे मैं पाकर ही रहता हूँ मुखिया। इतना बोलकर जमींदार चैन की नींद से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सुरेश और रघु मुखिया के घर आ जाते हैं। मुखिया जी की जय हो। अरे सुरेश, आओ आओ, कहो क्या बात है? और इतना सुबह सुबह कैसे आना हुआ रघु को लेकर? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? मुखिया जी, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया था। वो दरअसल बात यह है कि हमें महाराज के दरबार में काम मिल गया है और ज्यादा कुछ नहीं करना है मुखिया जी। बस सुबह जाओ, महल में लगे बगीचे और फूल की साफ सफाई करो और शाम को घर चले आओ। बड़ा ही आराम का काम है मुखिया जी। हम और हमारा बेटा वहीं जा रहे हैं, तो मन में सोचा क्यों ना ये खुशखबरी आपको भी देता चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब महाराज के पास काम मिल ही गया है तो मन लगाकर करना। रुको, मैं अभी आया। मुखिया अपने जेब में हाथ डालकर कुछ पैसे निकलता है और सुरेश को देते हुए बोलता है, ये लो कुछ रुपए, घर का राशन ले आना और रघु को दवाई भी दिला देना। लेकिन इसकी क्या जरूरत है मुखिया जी, अब हमें काम मिल गया है ना। मुखिया बहुत ही अच्छा और नेक दिल का था। वह गांव के सभी गरीबों की मदद करता रहता था। सुरेश और रघु मुखिया से मिलने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही मुखिया जैसे ही तकिए के नीचे से उस हीरे को निकालता है, वह हीरा गायब रहता है। यह देखकर मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे हीरा कहाँ गया मेरा? मेरा हीरा किसने चुराया? जरूर उस जमींदार ने ही चुराया होगा, क्योंकि उस हीरे पर नजर सिर्फ उसकी ही थी। जमींदार, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुखिया इतना बोलकर गुस्से में जमींदार के घर जाता है और जमींदार से बोलता है, तू क्या समझता है जमींदार? तू मेरा हीरा चुरा कर लेके जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अरे ये क्या कह रहे हो मुखिया? मैंने तुम्हारा हीरा कब चुरा लिया? मैं क्या तुम्हें चोर नजर आता हूँ? तुम चाहो तो आसपास के लोगों से पूछ लो, मैं सुबह से बाहर ही नहीं निकला हूँ। देखो मुखिया, तुम ऐसे मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो मैं महाराज के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा, क्योंकि बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हो। क्या समझते हो तुम? अरे फिर मेरा हीरा गया कहाँ? तुम्हारे सिवा तो कोई उस हीरे के बारे में जानता तक नहीं था। फिर मैं दूसरे पर शक कैसे करूं? अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे घर में घुसकर रात को चोरी करके यह हीरा लाया, यही ना? देख मुखिया, मेरे पीछे पड़ने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अपने घर जाओ और असली चोर को पकड़ो जिसने तुम्हारा हीरा चुराया है। मुखिया, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो और सोचो, याद करो, क्या तुम्हारे घर में कोई सुबह सुबह आया था? हाँ जमींदार, सुरेश और उसका बेटा रघु आए थे। हाँ, यही तो मैं कहूं कि तुम्हारा हीरा कैसे चोरी हो गया। जरूर उस सुरेश ने तुम्हारा हीरा चुराया होगा, क्योंकि वो एक नंबर का लालची और चोर इंसान है। तू ठीक बोल रहा है जमींदार। अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि वो हीरा सुरेश और उसके नालायक बेटे रघु ने ही चुराए हैं, क्योंकि सुबह सुबह सबसे पहले वही मेरे घर आए थे। मुखिया, मेरी बात मानो तो उस सुरेश के बच्चे को मार मार कर गांव से बाहर निकाल देते हैं और उसकी जमीन अपने नाम करा लेते हैं। क्या बोलते हो मुखिया? ये सब सुनकर मुखिया के मन में भी लालच आ जाता है और उसका मन उसकी जमीन और घर पर भी आ जाता है।
तू ठीक बोल रहा है जमींदार, यह सुरेश का बच्चा अब हमारे गांव में रहने लायक नहीं है। इतना बोलकर मुखिया गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर सुरेश के घर के सामने, गांव वालों देखो देखो, यह रहा वो चोर जिसने मुखिया का कीमती हीरा चुराया है। इतना सुनते ही सुरेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह बोला, मुखिया जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने कोई हीरा नहीं चुराया। हाँ सुरेश, मेरा कीमती हीरा तू और तेरे बेटे ने चुराया है। अरे मैं तो तुझे भोला भाला और ईमानदार समझता था, लेकिन तू तो एक चोर निकला। चोर, अब सीधी तरह से बता दे, मेरा वह हीरा कहाँ रखा है? नहीं तो हम तुझे इस गांव में नहीं रहने देंगे। आप ये क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? कौन सा हीरा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गांव वालों सुनो, ऐसे ये मुखिया का हीरा नहीं देने वाला। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मारो इसको मारो। सभी गांव वाले मिलकर सुरेश को पीटने लगते हैं। अरे रुक जाओ, मत मारो मेरे पिताजी को। मेरे पिताजी ने कोई हीरा नहीं चुराया। रुक जाओ, छोड़ दो मेरे पिताजी को। पर वह लोग उसकी एक नहीं सुनते। वह सुरेश को इतना मारते हैं कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सुरेश इतनी चोट सहन नहीं कर पाता और वह दम तोड़ देता है। इसके बाद मुखिया और जमींदार मिलकर उसके बीवी और रघु को भी गांव से बाहर निकाल देते हैं। कामिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसका सहारा ले, और एक झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगती है। इसी प्रकार 10 साल बीत जाते हैं। रघु अब थोड़ा किशोर हो चुका था। बेटा रघु, जाओ जंगल से कुछ लकड़ी काट कर ले आओ। घर में खाना बनाने के लिए देर हो रही है। माँ, एक बात कहूँ? बोलो बेटा। क्या हम अब भी अपने गांव में जाकर नहीं रह सकते माँ? एक बार महाराज से बात करके देखते हैं ना माँ, शायद हमारी मदद महाराज कर दे। रघु बेटा, जब इतने दिन भी महाराज ने हमारी मदद नहीं की तो अब क्या ही करेंगे। मुझे लगता है उस मुखिया और जमींदार ने मिलकर महाराज के भी कान भर दिए होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब हमें ऐसे ही अपना जीवन गुजारना होगा। ठीक है माँ, अब मैं जंगल से लकड़ी लेकर आता हूँ। रघु कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। तभी देखता है कि एक बंदर पेड़ की डाल पर उदास बैठना है और उसकी आंखों में आंसू है। यह देखकर रघु को अपने पिता की याद आ जाती है। वह सोचता है कि शायद यह बंदर भी अपने परिवार से बिछड़ गया होगा बेचारा, शायद इसलिए रो रहा है। इतना कहकर रघु लकड़ी काटने के लिए आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मित्र, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? रघु चौंक जाता है। कौन है? किसने पुकारा मुझे? मेरे सामने आओ। मित्र, मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। अरे बोलने वाला बंदर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे तुम तो बंदर हो, फिर इंसानी भाषा में कैसे बोल सकते हो? मैं एक मायावी बंदर हूँ और मैं तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बदले की भावना है। क्या मेरी बात सच है? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद करूँगा मित्र। मैं मेहरानगढ़ राज्य के महाराज का इकलौता पुत्र हूँ। वर्षों पहले एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए आया था। वहाँ देखा कि एक तांत्रिक अपने शक्तियों से राज्य के लोगों को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने अपनी शक्तियों से मुझे बंदर बना दिया, लेकिन वह तांत्रिक राज्य को अपने वश में करने में सफल नहीं रहा। एक दिन मुझे उसी जंगल में एक साधु बाबा मिले। वह मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से देखते ही पहचान गए कि मैं बंदर नहीं बल्कि राजकुमार हूँ। फिर उन्होंने मुझे उस बंदर वाले रूप से मुक्त होने का रास्ता बताया।
उन्होंने अपनी झोली से एक चमकता हुआ हीरा निकाल कर दिया और बोले कि इस हीरे को अपने राज्य में 5 चक्कर लगवा कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बंदर से इंसान बना दूंगा। मैं उस हीरे को लेकर राज्य के चक्कर लगाने चल पड़ा था, लेकिन उस जमींदार और मुखिया ने मुझे केले का लालच देकर उस हीरे को छीन लिया, क्योंकि तुम तो जानते ही हो मित्र कि एक बंदर का दिमाग कितना होता है, और वह हीरा छिन जाने के बाद अभी तक मैं वैसे का वैसे ही हूँ। लेकिन रघु, उस हीरे को तुम्हारे पिताजी ने नहीं चुराया था, बल्कि उस जमींदार ने मुखिया के घर जाकर उस हीरे को चुराया था और सारा इल्जाम तुम्हारे पिता के ऊपर डाल दिया, जिससे सभी लोग मिलकर उनको पीट पीट कर मार डाला। यह सब सुनने के बाद रघु का खून खोल जाता है। तभी रघु उस बंदर से बोलता है, मित्र, अब यह बताओ कि आगे क्या करना होगा मुझे, जिससे मैं उनका बदला ले सकूं और तुमको वो हीरा मिल सके। तो सुनो, तुम एक मदारी वाला बन जाओ और मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ, और जैसे ही हम जमींदार के घर जाएंगे, तुम जमींदार से कहना यह एक जादुई बंदर है, यह तुम्हारे घर के अंदर गड़े हुए खजाने को भी ढूंढ सकता है। फिर देखना वह जमींदार क्या कहता है। रघु और बंदर ठीक अपनी योजना के मुताबिक करते हैं। रघु एक मदारी वाला बन जाता है और उस बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर चल देता है। फिर रघु चलते चलते अपने गांव पहुंच जाता है और जमींदार के घर जाकर बोलता है, मेहरबान, कदरदान, साहिबान, सुनो सुनो, आ गया मायावी मदारी अपने मायावी बंदर का खेल दिखाने। क्यों जमींदार साहब, घर के अंदर दबा पुराना खजाना निकलवाना है? अरे ओ मदारी वाला, ये सब क्या बक रहा है तू? भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाँ जमींदार साहब, दादा का, बाबा का, नाना का, नानी का, मौसा का, मौसी का, यह चमत्कारी बंदर घर में दबा पुराने से पुराना खजाने को ढूंढ के निकालता है, और यह बंदर बोलता भी है। मैं यह सब नहीं मानता। अगर सच में तेरा बंदर चमत्कारी है तो इसको बोल कि पहले कुछ बोल कर दिखाए, और मेरे घर में दबा खजाना है तो उसे खोज कर दिखाए। चल भाई मेरे प्यारे मित्र बंदर, दिखा अपना चमत्कार, पहले खोज कर नहीं बोल कर दिखा। इस प्रकार से सारे गांव वाले बोलने वाले बंदर को देखने आ जाते हैं। तभी पीछे से मुखिया भी जमींदार के घर आ जाता है। लो जमींदार, अब तो गांव वालों के साथ साथ मुखिया भी आ गया। अब तो सभी के घर से दबा हुआ खजाना निकाल लूंगा। अरे मुखिया, आओ आओ आओ, ये देखो बोलने वाला बंदर आया है, और यह मदारी वाला बोल रहा है कि यह बंदर घर में दबा हुआ पुराना से पुराना धन निकालता है। भला ऐसा भी होता है क्या? अरे जमींदार, ये मदारी वाले तो ऐसे ही झूठ बोलते हैं। अरे अब झूठ बोले या सही, एक बार देखने में क्या जाता है? क्या पता घर में कुछ मिल ही जाए। अगर यह बात सच हो गई तो हम भी अपना घर में दिखवा लेने। ठीक कहते हो मुखिया, एक बार देखने में जाता ही क्या है। बोल बंदर बोल। फिर रघु के कहने पर वह बंदर बोल के दिखाता है। हाँ, तो बोलने वाला बंदर तो देख लिया, अब घड़ा हुआ खजाना देखना बाकी है। क्या पता मेरे दादा ने बहुत सारा धन इस घर में दबा कर रखा हो। ठीक है जमींदार, मैं अपनी दिव्य शक्ति से देखकर बताता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या क्या खजाना छुपा है। जमींदार, तेरे घर में मुझे कोई खजाना नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है तो एक चमचमाता हुआ हीरा। बंदर अंदर उछलते हुए जमींदार के घर के अंदर जाता है और उस हीरे को लेकर बाहर आ जाता है। ये हीरा मेरा नहीं है। तभी मुखिया उस हीरे को पहचान लेता है और जमींदार की पिछली बातें याद कर आग बबूला होते हुए बोलता है, इतना बड़ा धोखा! जमींदार, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हीरा तुमने चुराया और इल्जाम बेचारे सुरेश पर लगा दिया। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने। हाँ मुखिया जी, मैं ही रघु हूँ
और मैंने अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस जमींदार के साथ ऐसा खेल खेला ताकि मैं अपने पिता के ऊपर लगे दाग को मिटा सकूं, क्योंकि मेरे पिता चोर नहीं थे। मुझे माफ करना रघु, मैंने इस जमींदार के बहकावे में आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। गांव वालों, सुरेश का हत्यारा तुम लोग नहीं, बल्कि यह जमींदार है। मारो इसे और पीट पीट कर खत्म कर दो। ये सब सुनकर गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं और फिर सारे गांव वाले मिलकर उस जमींदार को पीट पीट कर मार डालते हैं और सारे गांव वाले रघु से क्षमा मांग लेते हैं। रघु भी सबको माफ कर देता है। रघु और बंदर उस हीरे को लेकर जंगल की ओर चल देते हैं और साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। मुनिवर, यह रहा वह हीरा। बहुत लेट से आए वत्स। बंदर उस हीरे को साधु को दे देता है। तभी साधु उस हीरे की शक्तियों से राजकुमार आदित्य को फिर से इंसान बना देते हैं और रघु भी अपनी माँ को लेकर अपने गांव चला जाता है।